चलिए आज हम कोऑर्डिनेट के जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है कॉनिक सेक्शन की, उनकी बात करते हैं आगे। तो कुछ क्वेश्चन मैंने एक टर्न पे देखे थे, अब उन्हीं के आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, जब तक मैं इनको सेट करता हूँ जरा। तो चलिए इनसे शुरुआत करते हैं। वो पहले स्पीड है ना, ठीक है, आ जाएगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब अभी मैं थोड़ा चेक कर रहा था लाइव हो रहा है कि नहीं। तो चलिए, ये 17 का क्वेश्चन है। इसमें दे रहा है कि एक अति परवलय है और ये है। तो एक अति परवलय बिंदु P और √2, √3 से होकर जाता है। उसकी नाभियां ये हैं। अति परवलय के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है वह है। तो बस यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा चीजों को वो घुमा रहा है। कह रहा है एक अति परवलय है जो इससे होकर जाता है, तो जो हमें कह रहा है वो हम बात करते चल रहे हैं। तो √2, √3 पॉइंट अगर हम लगभग देखें तो यहाँ कहीं होगा √2, √3। अति परवलय इस बिंदु से होकर जाता है, तो हम ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अति परवलय, इससे होकर जा रहा है, इस तरह संभव है। और नाभियां 2 0 पर हैं, तो एक नाभि इधर ले ली मैंने, प्लस माइनस सॉरी ये प्लस 2 0 होगी और ये वाली होगी -2 0। ये नाभियां हो गई। और अब अति परवलय बिंदु P है कि बिंदु P पर स्पर्श खींची जा रही है, इसी बिंदु पर इस पर टेंजेंट खींची जा रही है। तो कह रहे हैं टेंजेंट किस बिंदु से जाएगी इसमें से, ये पूछा। तो हम एक चीज ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन अगर निकाल लेंगे तो इक्वेशन में फिर हम लाई करा के चेक कर लेंगे कि कौन सा बिंदु यहाँ से होकर जा रहा है। तो मैं रफ फिगर ये बना दिया हूँ, ये टेंजेंट होगी इसकी इस तरह। और यहाँ इसको कट भी कर सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ टेंजेंट होना चाहिए। तो टेंजेंट इनमें से किस बिंदु से जाएगी हमें फाइंड करना है। पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं, उसके पहले हमें अति परवलय निकालना होगा। तो हमने नाभियां AE का मान दिया है 2 और इस बिंदु से अति परवलय होके जाता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है नाभियों को देखते कि अति परवलय स्टैंडर्ड वाला है, मतलब x² / a² y² / b² = 1। यहाँ पे हम x1 y1 वाला भी सहारा लेंगे, क्योंकि हमें 2 घात का अगर वक्र पता है, देखिए ये 2 घात का वक्र होता है। इस 2 घात के वक्र की अगर हमें x1 y1 पे टेंजेंट चाहिए तो x1 / a² y1 / b² बराबर 1 डायरेक्ट हो जाएगी। तो हम अवकलन से भी बच जाएंगे, तो टेंजेंट हम सीधे पा जाएंगे इस पॉइंट पे। तो हमें पहले दिए हुए अति परवलय निकालना होगा। तो AE = 2 है और इस बिंदु से जा रहा है, तो हम इसमें लाई करा देंगे √2, √3 इस पे लाई करेगा। तो 2/a² और 3/b² = 1। AB में एक रिलेशन रहेगा, AE बराबर 2 है, तो मैं तीसरा रिलेशन लगाऊंगा केंद्र वाला, जो भी होता है ये b² a² e² -1। यहाँ पे a² का अंदर गुणा कर लीजिए, AE की वैल्यू 2 है, तो इकट्ठा यहाँ 2 रख दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ से हमें मिला a² + b² बराबर 4। एक इक्वेशन ये है, एक ये है। इन दोनों से हमें AB फाइंड करना है, और AB जब फाइंड हो जाएंगे तो अति परवलय आ जाएगा। तो AB फाइंड करने के लिए अब हमें हल करना होगा। a² + b² बराबर 4 है, तो b² की वैल्यू जैसी यहाँ लिखी थी 4 - a², ये हम रख सकते हैं।
बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 4 माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे 4 माइनस ए स्क्वायर में यहाँ रखूंगा, ठीक है। तो जो कैलकुलेशन होगी आगे वो होगी आपकी 2 अपॉन ए स्क्वायर 3 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 था, तो मैं बी स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा। इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ स्क्रीनशॉट लेके। ये आपको बाद में भेज दिया जाएगा। हाँ, अब तो जो इक्वेशन बनी थी उनको मैं फिर से लिखता हूँ। बी स्क्वायर की वैल्यू थी 4 माइनस ए स्क्वायर और इक्वेशन थी 2 अपॉन ए स्क्वायर 3 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। मुझे भी फाइंड करना है, तो मैं बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख के एलसीएम लूँगा। तो 2 अपॉन ए स्क्वायर और 3 अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर बराबर 1। त्रिया गुणा करके एलसीएम लेंगे तो 8 माइनस, थोड़ा कैलकुलेशन होगी, 8 माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर इक्वल टू, ये त्रिया गुणा होने पे आएगा 4 ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4। अब मैं ए स्क्वायर को मानूंगा x, क्योंकि 4 घात है यहाँ, तो ये हो जाएंगे देखिए 5, और ये इधर आएगा 5 4 9, और ये भी इधर आएगा, तो ये हुआ x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 8। यहाँ से फैक्टर करिए इसके 8x x, तो x कॉमन लेने पे x माइनस 8 माइनस 1 कॉमन लेने पे x माइनस 8, x 1 है और 1 8 है, तो ए स्क्वायर की एक वैल्यू 8 है। जब ए स्क्वायर 1 है तो बी स्क्वायर 3 आएगा इस केस में, और जब ए स्क्वायर 8 है तो बी स्क्वायर 4 आएगा। तो हमें दोनों में देखना होगा कौन सा वाला लाई करेगा। तो पहले हम एक ही पेयर के लिए कर लेते हैं, 1 और 3 के लिए। तो अतिपर वाले क्या होगा इसके लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये अतिपर वाले होगा। इसकी इस बिंदु पर टेंजेंट निकालिए √2 √3 पर। तो एक्स x1 पे क्या होती है, एक्स x1 बटे ए स्क्वायर, तो x1 की जगह √2 आएगा, तो √2x माइनस √3 y अपॉन 3 इक्वल टू 1, ये रूट बार कट जाएगा, यहाँ पे √3y आएगा, y 1 होता है। तो ये फाइनली इक्वेशन आ गई। अब इसमें पॉइंट लाई करा के देख लेंगे कौन से लाई कर रहे हैं। तो फाइनली हमारी इक्वेशन जो आई है वो है √2x माइनस वाई अपॉन √3 बराबर 1। तो ये सब पॉइंट लाई करा के देखेंगे, तो आंसर जो बी दिख रहा देखिए ये इसमें लाई कर रहा होगा। x की जगह 2√2 रखिए, 2√2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, y की जगह रखिए 3√3, तो √3 अपॉन √3, ये कैंसिल होगा, 4 माइनस 3 1 आएगा, और लाई नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें, हमारा काम ये था कि हमें पहले अतिपर वाला निकालना था नाभि के आधार पर और इस बिंदु के आधार पर, उसके बाद हमें सीधे सीधे उस बिंदु पर टेंजेंट निकाल के चेक करना था कि ये टेंजेंट किस बिंदु से होके जाएगी इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पे आप अतिपर वाले की समीकरण एक प्रकार से और निकाल सकते थे अगर आप चाहते तो, लोकस के हिसाब से, क्योंकि PS अंतर PS डैश कितना होता है 2a, तो वहाँ से हम a की वैल्यू भी पा सकते थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी आसानी हो सकती थी। तो चलिए मैं वहाँ से भी आपको कोशिश करता हूँ, वो आपका एक्चुअल जो डेफिनेशन होती है उसके आधार पर। तो जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि देखिए अतिपर वाले की परिभाषा होती है कि कोई चर बिंदु इस प्रकार गति करे कि दो स्थिर बिंदुओं से इसकी दूरियों का योग 2a रहे। तो PS अंतर PS डैश 2a होता है वहाँ, तो हम a की वैल्यू डायरेक्ट पा सकते हैं जो आपने कैलकुलेशन से निकाली थी, और AE हमें 2 दिया है, तो हम यहाँ से कैलकुलेशन कुछ आसान होगी। उस केस में P को आप ये लेंगे, तो देखिए PS का मान क्या होगा, S क्या है, एक ऐसे आपका 2 जीरो, एक ऐसे माइनस 2 जीरो, तो मैं इसमें रख रहा हूँ, ये P मान लेंगे ना, मूविंग पॉइंट है। तो दूसरी प्रकार से मैं a की वैल्यू निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ पे जो a आया था आपका, a स्क्वायर आपका वहाँ पे आया था 1 और b स्क्वायर आया था 3, ठीक है। तो यही यहाँ देखिए कैसे आएंगे, p और s के बीच की दूरी, इसकी और 2 जीरो के बीच की दूरी होगी √2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। लेकिन कैलकुलेशन उतनी ही आपको करनी पड़ेगी, रहने दीजिए, वही मतलब है, क्योंकि PS डैश करना होगा तो a आएगा, और इतनी कैलकुलेशन वहाँ भी थी, तो कोई फायदा नहीं है, वही वाला आप करिए सीधा वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था, ये आपका मिक्स क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री और दोनों का मिक्स आप कह सकते हैं। देखिए नियत आधार BC वाले
एक त्रिभुज का आधार नियत है और बी सी, ए बी सी का शीर्ष ए इस प्रकार है कि cos b प्लस cos c बराबर ये। यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, लंबाई को प्रदर्शित करें तो करें ए बी सी में कौन सा रिलेशन होगा और ए का बिंदुपथ क्या होगा। तो ये मोर देन वन वाला है। देखिए इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो ये बिंदुपथ पहले मैं समझाता हूँ आपको। बिंदुपथ से आप जान जाएंगे b प्लस सी बराबर जब 2a आ जाएगा तो आप जान जाएंगे कि ये दीर्घवृत्त है। देखिए कैसे, आपने दीर्घवृत्त की परिभाषा पढ़ी है कि जब कोई चर बिंदु इस प्रकार गति करे कि दो स्थिर बिंदुओं से उसकी दूरियों का योग सदैव नियत रहे तो चर बिंदु का बिंदुपथ दीर्घवृत्त होता। अब यहाँ पे मामला क्या है, देखिए यहाँ पे उसने कहा है कि त्रिभुज ए बी नियत आधार है, एक त्रिभुज की बात हो रही है जो कि त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज दिया है, इसका जो आधार बी सी है ये फिक्स है, नियत आधार है, ये फिक्स है। तो जिस तरह से दो नाभियां फिक्स होती हैं, अगर बी सी फिक्स है तो बी ओ सी फिक्स हो जाएंगे। ये मूव कर रहा है, तो जब ये मूव करेगा तो ये दीर्घवृत्त वाली कहानी हो जाएगी। तो अगर हमने ये दिखा लिया है यहाँ पे कि ए बी दूरी प्लस ए सी दूरी का योग नियत है, नियत यहाँ 2 होता था, यहाँ पे अगर हमने दिखा लिया कि ये दूरी प्लस ये दूरी का योग नियत है तो ए का बिंदुपथ क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त। तो यहाँ पे देखिए पहले पार्ट में जो ए बी दूरी है वो किसके बराबर होगी, यहाँ से देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी भुजाएं हैं, सी के सामने की भुजा सी होगी, बी के सामने की बी होगी और ए के सामने की ए होगी। तो अगर हमने ये प्रूव कर लिया कि बी प्लस सी बराबर अचर, ये अचर 2a है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए का बिंदुपथ क्या होगा, दीर्घवृत्त। यानी जब भी एक चर बिंदु इस प्रकार गति करे कि दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग नियत रहे, मतलब ए मूव भी कर रहा है लेकिन b प्लस सी का योग नियत है सदैव 2a। ये अभी कैलकुलेशन से भी आ जाएगा और जब ये आ जाएगा तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ए का बिंदुपथ दीर्घवृत्त होगा, इसलिए मोर देन वन है। तो पहले ये देखिए ये रिलेशन कैसे आएगा और एक फिक्स है यहाँ पे, इसलिए दिया है कि नियत आधार, ताकि इसका बिंदुपथ क्या हो जाए, दीर्घवृत्त हो जाए। तो ये वाला तो आप समझ जाएंगे, लेकिन बी इक्वेशन कैसे आई है इसको देखिए। इसमें हमें त्रिभुज ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगी और त्रिभुज ए बी सी की जो चीज़ें होती हैं, ए बी सी, ये ए भुजा, बी भुजा, सी भुजा, ये कोण ए कोण बी, कैपिटल में जो लिखे हैं वो कोण है, स्मॉल में भुजाएं, ये वही चीज़ें हैं दी हैं यहाँ। तो इस इक्वेशन से हम आगे बढ़ते हैं, cos b प्लस cos c बराबर 4 sin स्क्वायर ए वाई। इससे हमें भुजाओं में रिलेशन निकालना है, तो हम cos c प्लस cos d यहाँ लगा सकते हैं त्रिभुज में। 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, यहाँ से रिलेशन मिलेगा। तो 4 sin स्क्वायर ए बाई 2 एज इट इज। अब मैं इसको बदलूंगा त्रिभुज से, तो b प्लस c की वैल्यू त्रिभुज में होगी 180 माइनस ए, और यहाँ रख के 2 का भाग दूंगा तो b प्लस सी बाई 2 बनेगा 90 माइनस ए बाई 2, और cos 90 माइनस ए बाई 2 क्या होगा, साइन ए बाई 2। ये आपने सर्वसमता में शुरुआत में पढ़ा। अगर हाफ एंगल से चेंज होता है तो निष्पत्ति हमेशा बदलती है और जो कोण नहीं हो वो आता है तीसरा। हम b प्लस सी को लिख सकते हैं 180 माइनस ए, और 2 का भाग देंगे तो 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, और cos 90 माइनस ए बाई 2 क्या होता है, साइन ए बाई 2। और बाकी जो बातें हैं सब अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 sin स्क्वायर ए बाई 2, तो ये 2 sin ए बाई 2 और 2 sin ए बाई 2 कट जाएगा। अब जो बचेगा जरा उस पर आते हैं, जो बचेगा वो होगा 2 तो पूरा कट गया, cos b माइनस सी बाई 2 ये बचा, और बराबर में बचा 2 sin ए बाई 2, यही तो बचेगा 2 sin ए बाई 2 कट गया है, तो cos b माइनस सी बाई 2 बराबर 2 sin ए बाई 2 ये बचा है आपका, ठीक है। तो हमारा आ गया था cos b माइनस सी बाई 2 बराबर 2 sin ए बाई 2। अब मैं यहाँ क्या करूँ कि ये चीज़ बने, तो हम यहाँ cos ए बाई 2 से अगर गुणा कर दें दोनों जगह हमारा काम बन जाएगा। देखिए हमें किसी भी तरह ये बनाना है तो भुजाएं यहाँ लानी है, अभी कौन बनाएंगे पहले, तो मैं दोनों पक्षों में गुणा कर रहा हूँ cos ए बाई 2 से, तो ये कर दिया मैंने गुणा वहाँ की बात से, ठीक। तो ये क्या हो गया, देखिए साइन ए, इधर मैं cos ए बाई 2 को फिर से चाहूँ तो लिख सकता हूँ cos साइन b प्लस सी बाई 2। cos ए बाई 2 में क्या लिख सकता हूँ, साइन। ये मैंने क्यों लिखा अभी इस पे आता हूँ, cos b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू साइन ए, यहाँ तक आ गया। cos ए बाई 2 को मैंने bc में इसलिए बदला है क्योंकि यहाँ bc है, ये बदलेगा नहीं, तो हमें इसी को बदलना होगा bc में। तो हाफ एंगल में हमेशा निष्पत्ति बदलती है, cos ए बाई 2 बदलेंगे तो आएगा साइन b प्लस सी बाई 2। अब देखिए यहाँ पे 2 sin ए इंटू cos b लगा सकते हैं, अगर 2 और है तो मैं 2 से भी गुणा भाग कर रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन है, जेई का क्वेश्चन है। तो 2 sin ए इंटू cos b क्या होता है, sin ए प्लस b, ध्यान देंगे।
ये पूरा ए और ये पूरा बी। 2 sin a cos b होता है sin a प्लस बी, दोनों जोड़िए तो sin a प्लस बी दैट इज b प्लस c बाई 2 प्लस b माइनस c बाई 2। 2 sin a cos b sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी, a माइनस बी मतलब b माइनस c बाई 2 ब्रैकेट बंद और बराबर में तो 2 sin a ही रहेगा फिलहाल। अब देखिए ये क्या बचा, ये b बचा, देखिए पूरा ये c बाई 2 कटेगा, b बाई 2 मिलकर क्या बनेगा b, और ये देखिए b बाई 2 कट के ये बचेगा sin c और ये बचा sin a। आप लगाएंगे साइन रूल, अब साइन रूल से इसको वजह में बदलेंगे। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, तो साइन b की वैल्यू हम लिख सकते हैं b के, साइन c की वैल्यू c के और साइन a की वैल्यू a के, तो ये हो जाएगा b के प्लस c के बराबर 2a के काट दीजिए तो यहाँ से b प्लस c बराबर 2a ऐसे आएगा। फिर आप कह सकते हो कि बिंदु पथ इसका a का बिंदु पथ दीर्घवृत्त होगा, इस आधार पर दोनों आएंगे। ये यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, त्रिभुज की सारी चीजें मानना है क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है। इसको भी जरा देखते क्या है। माना दीर्घवृत्त x² प्लस 4y⁴ के नाभिलंब के अंत बिंदु मतलब x सिरों के निर्देशांक हैं, अंत वाले बिंदु p और q हैं और y1 उनका कह रहा लेस देन 0 है, y2 लेस देन 0 है। p q को नाभिलंब मानकर बनाए गए परवलयों के समीकरण कौन कौन से होंगे? दो ऑप्शन आ रहे हैं, मोर देन वन का है ये भी, इसलिए कह रहा परवलयों के समीकरण p और q को नाभिलंब मानकर, तो दो केस संभव हो रहे होंगे इसलिए दिया है। चलिए हम फिगर बना के देखते हैं मामला क्या है। तो दीर्घवृत्त जो है उसको स्टैंडर्ड में बदल लीजिए, तो 4 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा। तो मैंने रफ चित्र में दीर्घवृत्त बना लिया, ये हो गया, ठीक है। अब ये होगा आपका a0 होता है, तो a का मान यहाँ कितना है 2, 2 0 माइनस 2 0 0 a 0 b होता है, b का मान 1 है, 0 माइनस। अब हमें p और q दो बिंदु लेने हैं लेकिन उनकी y क्या है लेस देन 0, y दोनों के नेगेटिव है, तो इसका मतलब है p q मुझे यहाँ कहीं लेने होंगे क्योंकि बिंदु p q में y नेगेटिव है, हमें दिया है y नेगेटिव एक्सिस के नीचे तरफ होंगे, तो हमने यहाँ ले लिया p और इधर ले लिया q, ठीक, ये p हो गया। तो ये मान लेंगे हम x1 y1, ये नेगेटिव है इसलिए नीचे लिए x2 y2 इतना। अब वो कह रहा है पी क्यू को नाभिलंब मानकर परवलय बनाइए, ये क्या रहे नाभिलंब रहे। जैसे स्टैंडर्ड पैराबोला जो आपने पढ़ा है y²4, इसका नाभिलंब 4 ये होता है और ये नाभि से जाने वाली वो लंबवत होती है x की रेखा, ये 4 होती है। तो अब इसको नाभिलंब मानना है, तो जब इसको नाभिलंब मानना है तो इसका मतलब है कि इसको हम मिला देते हैं, तो ये नाभिलंब मान के यहाँ दो परवलय बन सकते हैं, एक ऐसे बन सकता है और एक ऐसे बन सकता है ये। तो अब हम यहाँ पे पहले एक केस सोचेंगे, उस आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो नाभिलंब की अगर हमें सिरे पता है तो हम परवलय कैसे निकालते हैं ये हमें ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखिए जो आंसर भी दिए हैं परवलय के वो सब शिफ्टेड वाले हैं, इनका केंद्र जरूरी नहीं कि इनका शीर्ष जरूरी नहीं 0 0 हो, क्योंकि उस तरह नहीं दिख रहे हैं, हमें उसके लिए कहा भी नहीं है। तो जो कहा है उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, यानी हमें यहाँ पे सिरों के निर्देशांक भर पता है, उस आधार पर हमें परवलय निकालना है क्या होगा। तो अगर हम इसका मध्य बिंदु निकालते हैं तो नाभि आ जाएगी और नाभि से जो शीर्षक की दूरी होती है वो a होती है, वहां से फिर हम समीकरण निकाल पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो ये क्लियर है कि जो ये दो बिंदु है y1 y2 ये परवलय पे स्थित होंगे, ये इन्हीं से जाएगा परवलय, ठीक है। और ये इनको प्रच्छेद भी कर रहे होंगे और p और q हमने यहाँ लिए हैं, ये और ये, और बाकी तो मैंने दीर्घवृत्त का फिगर बनाया, ठीक है। तो अब हम ये जो इसको नाभिलंब हमें लेना है तो ये इस तरह बनेगा पैराबोला या ऐसे बनेगा ओपनिंग। तो हमें ये दो सिरों के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे यहाँ, ठीक है। ये निर्देशांक का मध्य बिंदु निकाल लेंगे तो यहाँ से हमें आ जाएगी इसकी नाभि और फिर हम समीकरण इसके चेक कर लेंगे, ठीक है। ये अंत बिंदु इसके ये और ये दिए थे हमें x1 y1 है, और ये सब कहाँ लाई करेंगे आपके, ये सभी बिंदु दीर्घवृत्त तो लाई करेंगे ही करेंगे x1 y1 x2 y2। तो देखिए क्या समीकरण रहेगी, मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए लाई करा के हमें समीकरण बनानी पड़ेगी। ये
एडवांस का है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी, लेकिन वर्किंग रूल तो आप समझ ही लें पूरा। मुझे ये x1 y1 x2 y2 है, तो ये दोनों बिंदु इस पर लाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास समीकरण रहेंगी, सॉरी समीकरण हमारे पास रहेगी, इसमें लाई कराऊंगा मैं चारों बिंदु, दोनों बिंदु। तो x1 स्क्वायर 4y1 स्क्वायर बराबर 4 और x2 स्क्वायर 4y2 स्क्वायर बराबर 4, ये दो समीकरण रहेंगे। और अगर मैं नाभि यहाँ से निकालने जाऊं तो नाभि क्या होती है, इनका मध्य बिंदु। नाभि के निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 बटे 2, इनका मध्य बिंदु होगा इनका दोनों का। तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2, इतने से हम अगर हम नाभि भी पा जाएंगे तो हम उल्टा चेक कर लेंगे सवाल, नाभि निकाल के भी हम चेक कर लेंगे कौन सा परवल है। तो ये चीज अब आएगी आपकी, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अब ऐसी समीकरण बनानी है कि x1 मूलों का योग मूलों का गुणनफल है, एक हिसाब से आपको चाहिए। तो अगर मैं यहाँ घटा दूँ इनको तो वर्गांतर से माइनस वाली प्लस वाली दो वैल्यू मुझे यहाँ मिल सकती है, ठीक है। इन्हीं के आधार पर मुझे सभी वैल्यू वहाँ निकालनी है। ये लाई कर रही थी तो मैंने लाई करा दी। यहाँ से मैं अगर जोड़ूँ तो जोड़ने से स्क्वायर वाले मान आ जाएंगे और घटाऊं तो वर्गांतर से वो वाले मान आएंगे। हमें इनकी वैल्यू चाहिए और इसके आधार पर फिर हम इनकी नाभि निकाल लेंगे। जैसे मुझे मान लीजिए इसकी नाभि निकालना है, मैं उल्टा कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ये परवल दिया है तो इसको हमने स्टैंडर्ड रूप में बदलें तो x स्क्वायर बराबर 4ay है, तो इसको ऐसे लिखना होगा हमें, x स्क्वायर बराबर -2√3y और प्लस 3 माइनस √3 ये। तो इसमें मुझे कॉमन लेना होगा ये -2√3, तो ये बचेगा y माइनस और यहाँ प्लस ही रहने दीजिए 3 माइनस √3 बटे -2√3। तो ना भी होगी, इसे जीरो करेंगे पहले शीर्ष आएगा और ये तो जीरो ही है, फिर शिफ्ट करना होगा हमें आगे से, यानी ये कैपिटल Y मानेंगे और ये कैपिटल X। तो ना भी का जो वज है वो तो यहाँ जीरो आएगा। देखिए x स्क्वायर ऑफ 4ay रूप का परवल है, कैसे होता है ये ना भी होती है इसकी 0, माइनस है, बस तो इसका जीरो होगा लेकिन ये शिफ्टेड वाला है, ठीक है। तो जो भी यहाँ हो जाएगा वही नाभि होगी, तो x माइनस 0 और दूसरा वाला ये, तो एक नाभि में एक आएगा 0 और एक आएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अब आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो सब्जेक्टिव है इसलिए मैं पूरा नहीं लगाता हूँ उसे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबी होगी। तरीका भर आप ध्यान रखें, हो गया। इनको फिर एडवांस में बाद में देखा जाएगा। चलिए इसको देखिए, ये तो आप फिगर से ही इसको चेक कर सकते हैं, वैसे इनको आप बना ही लेंगे सही से तो चेक हो जाएगा। कह रहा है माना दो वक्र, एक है आपका C1, एक वक्र आपका C1 है पैराबोला, दूसरा है ये वृत्त है। तब कह रहे हैं ये वक्र आपस में क्या करते हैं, टच करते हैं, कट करते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास तरीका है। तो देखिए पहले अगर इनका चित्र बनाए तो ये वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र बताइए कितना होगा, 3 0, x गुणांक आधा माइनस y और त्रिज्या होगी √g² प्लस f² माइनस c, त्रिज्या आएगी 2 √8 आएगी। तो इसका चित्र में अगर बनाऊं तो केंद्र 3 0 और 2√2 दूरी कितनी होगी, 2 तो ये थोड़ा सा कम होगा, यानी इस तरह होगा वृत्त, ये वृत्त हो गया। और परवल है y⁴x ऐसे होगा, या तो ये दो जगह कट करेगा या टच करेगा दो जगह, ऐसे कट तो ये 4 जगह करेगा, अगर कट करता तो ये कहानी होती, देखिए ऐसे ये 4 जगह कट करेगा, बड़ा बनाएंगे जब आप। तो इसमें कह रहा है C1 C2 केवल एक ही बिंदु पर परस्पर टच करते हैं, तो ऐसा तो सिमेट्री से हो नहीं सकता कि C1 C2 एक ही बिंदु पर टच करें, या तो दोनों पे करेंगे या दोनों पे नहीं करेंगे। C1 C2 केवल 2 बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं, ये वाली बात सही हो सकती है। C1 C2 2 बिंदुओं पर स्पर्श नहीं करते हैं, कट करते हैं नहीं, कट तो 4 में करेगा ये, अगर कट करेगा तो 4 जगह कट करेगा ऐसे, ठीक है। या ऐसे यहाँ 2 ही कर सकता है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन इस चित्र के हिसाब से 4 वाला केस है या 2 वाला नहीं, ठीक है। तो हमें ये 2 अब हम कैसे कहेंगे, तो अगर हम इनका प्रतिच्छेद कोण निकाल लें और प्रतिच्छेद कोण अगर 0 है तो इसका क्या मतलब होता है कि स्पर्श कर रहे हैं, तो हम प्रतिच्छेद कोण से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इससे x में 2 घात की समीकरण बनाऊं और समीकरण का विविक्त का 0 आवे, तो इसका मतलब वो टच कर रहे हैं, तो यहाँ से ये चीज़ आसानी से हो जाएगी। देखिए मैं y² यहाँ से वक्र में रख रहा हूँ, यानी मैं दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने y² उठा के यहाँ रखा, तो समीकरण हो जाएगी x² + 4x
माइनस 6x प्लस 1, यहाँ से आपका काम बन जाएगा। तो देखिए ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यानी यहाँ पे x के रिपीटेड मूल आएंगे। तो देखिए ये किसका होल स्क्वायर है, x माइनस 1 का। तो इसका मतलब x कितना आया, 1। तो x 1 आने का क्या मतलब हुआ, ये x की एक ही वैल्यू मिल रही है, यानी x के एक मान है, y के 2 हैं। y के 2 कौन कौन होंगे, जब x बराबर 1 यहाँ रखेंगे तो y स्क्वायर आएगा 4। तो y 4 आने का मतलब प्लस माइनस 2, तो बिंदु हुआ 1 2 1 माइनस 2। तो इसका मतलब एक इसके ठीक नीचे होगा, तो ये 2 जगह टच करेगा, ठीक है। तो जब 2 जगह टच करेगा तो इसलिए ये वाली बात सही है। यही ओनली वन वाला था ये। कई प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। हाँ, अब ये आपका प्राचलिक पे बेस्ड है, इसमें 3 है, मोर देन 1 ये भी है। इसके बारे में समझ लेते हैं। वैसे हमने बात की है, लेकिन एक बार और देख लीजिए। कभी भी आपको प्राचल के रूप में समीकरण दी हो, प्राचलिक ज्यादातर जो दिया जाता है वो या तो टी के पदों में होता है या थीटा के पदों में। तो अगर प्राचलिक समीकरण दी गई है तो 2 प्रकार से दी जा सकती है। निर्देशांक करके भी दे सकता है, AT स्क्वायर 2AT, तो ये प्राचलिक निर्देशांक कहलाएंगे। तो ये x का मान होगा, ये y का। और अगर प्राचलिक समीकरण लिखी है तो ऐसे लिखा होगा x बराबर AT स्क्वायर, y बराबर 2AT। तो अब यहाँ पे उसने प्राचलिक समीकरण दिए हैं 4 सवाल हैं, और कह रहा बताइए कि कौन कौन से इसमें अति परवलय निरूपित कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम प्राचल की बात करें तो यहाँ प्राचल टी है, बाकी ए और बी तो वो अचल है, प्राचल हमें देखना होगा। यहाँ भी प्राचल टी है, यहाँ भी प्राचल टी है, और यहाँ भी प्राचल टी है। तो हमें टी विलुप्त करना है सबसे। तो टी विलुप्त करने के बाद जिनमें अति परवलय आता जाएगा वो सही होंगे, जिनमें नहीं आएगा वो गलत हो जाएगा। तो 3 आ रहे हैं यहाँ पे, तो पहले और तीनों को देख लेते हैं। चलिए पहले ही शुरू करते हैं। हमें किसी भी तरह से पैरामीटर हटाना है, चाहे जिस तरीके से हटाइए, सब वैलिड हैं। तो चलिए ए ऑप्शन में आते हैं। ए में x बराबर दिया है तो इसको 2x भी कर सकते हैं और 2xy a भी कर सकते हैं। हमें t को एक तरफ भर बचाइए सिर्फ बस, तो t प्लस 1yt। इसी तरह 2y अपॉन b है t माइनस 1yt। तो पहले ऐसा करिए, जोड़ दीजिए, जोड़ दूंगा अगर मैं, तो ये आएगा 2t। देखिए जोड़ दिया, अपॉन टी कट गया, 2 से भाग हुआ, तो x अपॉन a y अपॉन b बराबर t। एक समीकरण। अब इन्हीं को घटा दीजिए, इनको तो 1 अपॉन t आ जाएगा। और फिर मैं t एक बार निकाल के किसी एक में रख दूंगा या गुणा कर दूंगा। तो घटाने से क्या मिला, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 2x अपॉन a और माइनस 2y अपॉन b बराबर 2 अपॉन t। इससे घटेगा ना, t कटेगा, ये जुड़ जाएगा, तो 2 का यहाँ भी भाग हो जाएगा, तो x अपॉन a y अपॉन b बराबर 1/t। अब मुझे a को 2 से t हटाना होगा, इससे और इससे। तो मैं गुणा कर दूं तो t भी हट रहा है, मेरा काम भी बन रहा है। x अपॉन a y अपॉन b वही माइनस में, तो मैं दोनों का गुणा करूंगा तो आएगा ये बराबर t इंटू 1/t, यानी 1। तो ये अति परवलय होता है, ठीक है। सेक्टेड वाला भी यहाँ आ सकता है अति परवलय, तो बिंदु पर अति परवलय का यहाँ तो स्टैंडर्ड ही आ रहा है। चलिए अब आते हैं बी में, दूसरे वाले में देखते हैं। इसमें प्राचल टी है तो यहाँ भी टी हटाते हैं, और टी हटाने के बाद हम एक जगह से टी उठा के दूसरी जगह रखेंगे, तो देखेंगे अति परवलय है कि नहीं। अगर नहीं है तो ना आएगा। दूसरे तीसरे में भी यही करना है, तो सभी देख लीजिए, इसमें ठीक रहेगा। ये पहला वाला हो गया, मैंने जोड़ा घटाया तो टी कैंसिल हो गया, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे क्योंकि मैं इन्हें कट कर रहा हूँ। चलिए, तो अब हम दूसरे वाले में आते हैं, बी में। इसमें तो बी में है टी एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी बराबर माइनस टी या प्लस टी, चलिए इक्वल टू 0। और दूसरे में ये, तो मैं यहाँ से टी उठा के यहाँ रखता हूँ, ज़्यादा अच्छा, क्योंकि यहाँ जगह टी है, यहाँ 2 जगह। यहाँ से मैं टी निकाल रहा हूँ, तो टी की वैल्यू यहाँ से आएगी टी वाई बटे बी निकालिए पहले, 1 माइनस एक्स अपॉन ए। तो टी आएगा b अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन। ये टी मैं यहाँ और यहाँ रखूँगा, तो यहाँ भी रख दीजिए एक्स वाई ए इंटू टी की वैल्यू है b अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस वाई अपॉन बी, और क्या था यहाँ माइनस टी का मतलब b अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए, ये अलग है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो ये आया बी एक्स अपॉन ए वाई माइनस बी एक्स अपॉन ए वाई इंटू एक्स अपॉन ए।
और माइनस वाई अपॉन बी, तो हमें यहाँ अति परवलय आता हुआ कहीं से नहीं दिख रहा है, क्योंकि टर्म्स ही ऐसे आ रहे हैं। एलसीएम भी लेंगे तो एक्स वाई वाला पद आ जाएगा, तो ये वाला अति परवलय नहीं दे रहा। ठीक है, अब सी और डी में तो आंसर में दिखाया गया रहा, चलिए इनको हल करके देख लीजिए। इससे टी कैसे हटाएंगे, तीसरे वाले से जरा देखिए। इसमें x बराबर दिया है ई घात टी प्लस ई घात माइनस टी, ये माइनस में है तो इसे ऐसे लिख लीजिए, और एलसीएम भी ले लीजिए जरा इसका, तो ये आएगा। इसी तरह y में भी बटे करके एलसीएम ले लीजिए, तो ये माइनस में आएगा, ये आ गया। अब मुझे टी हटाना है इन दोनों से, तो मैं जोड़ घटा के भी कर सकता था आसानी से, ये मैंने बेकार एलसीएम ले लिया, जोड़ घटा लेता हूँ। ठीक है, चलिए पहली समीकरण, ये दूसरी, तो मैंने जोड़ूँ अगर तो x प्लस वाई आएगा 2 घात टी, और घटा दूँ तो x माइनस वाई आएगा 2 घात माइनस टी, इसमें से घटेगा तो प्लस हो जाएगा। अब मैं दोनों का गुणा कर रहा हूँ, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। इनका गुणा करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4 × 1 ई घात टी, और ई घात माइनस टी का गुणा होगा तो एक आएगा, तो ये भी अति परवलय है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं, ये भी बराबर है। चलिए अब आते हैं डी में, यहाँ थीटा भी दे सकता था टी की जगह, तो थीटा हटा दे, अब टी यहाँ से भी हटाना है। यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 2 कॉस टी, और दूसरा है वाई स्क्वायर प्लस 2 बराबर 4 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। तो अच्छा ये रहेगा, इसको हाफ में बदलिए और हाफ वाले का ये मान यहाँ से यहाँ रख देंगे, तो देखिए 2 कॉस टी की वैल्यू होगी 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1। ठीक है, दो का गुणा कर दीजिए अंदर, तो 4 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू ये है पूरी, इतने की वैल्यू ये रख दो यहाँ पे, ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 की वैल्यू हुई वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 पहले से है यहाँ, ये कैंसिल हो गया, तो ये आया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 6, ये भी आपका अति परवलय है। ठीक है, एक्स स्क्वायर अगर प्लस होता तो ये वृत्त होता, अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस होता तो ऑब्वियसली वृत्त होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6 होता है, और दीर्घवृत्त तब होता जब इस तरह होता ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर अलग अलग होती। तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 6, इसका आया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4, इसका स्टैंडर्ड आया था। ठीक है, तो इस तरह हम निकाल लेते हैं किसी भी तरह समीकरण दी है, तो आपको पैरामीटर हटाना होता है, किस तरह हटेगा ये आपको सोचना होगा। और ज़्यादातर जैसे जब वृत्त और अति परवलय वगैरह में दे रहा है तो आपको ये तो दिखेगा ही कि इनका स्क्वायर होगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा एक्स वाई भर दिए और हम जानते हैं कि अति परवलय में स्क्वायर आता है एक्स वाई में, तो इसका मतलब इनका स्क्वायर हुआ है, तो वहाँ से भी आप थोड़ा सा सोच सकते हैं चीज़ों को। ये रेखा युग्म वाला है तो ये कौनिक वाला सूत्र यहाँ आपको लगाना होगा, मैं क्या दिला देता हूँ। समीकरण ये कह रहा है कि सी के किसी भी मान के लिए रेखा नहीं देगा, किसी एक दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करेगा यदि सी ग्रेटर देन 0 है, कोई भी बिंदु नहीं देगा यदि, तो ये जो है ये कंडीशन के हिसाब से यहाँ दे रहा है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि शाम को स्टैंडर्ड दिया हो और हमें पता करना हो कि ये क्या दे रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको सूत्र लिखवाई थी, मैं उसको ज़रा तेज़ी से और समझा देता हूँ। मैंने डेल्टा की वैल्यू लिखवाई थी ABC प्लस 2FGH माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर, और एक था H स्क्वायर माइनस AB। तो देखिए डेल्टा अगर 0 नहीं है, सुनते जाइएगा, और H स्क्वायर माइनस AB 0 है तो परवलय होता है, डेल्टा 0 नहीं है, H स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0 है तो दीर्घवृत्त, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो अति परवलय, और H बराबर 0 है A बराबर B है तो वृत्त। ठीक, चलिए वृत्त तो ये नहीं देगा क्योंकि यहाँ 3 और 4 अलग अलग दिख रहे हैं। अब हम इसकी तुलना पहले स्टैंडर्ड से करा के ABCFGH निकालते हैं, तो A का मान 3, B का मान 4, 2G का मान -18, 2F का मान 16, C का मान 43, यहाँ से G आया -9, F आया 8, C आया 43, ABC ये है, और H 0 है क्योंकि H वाला टर्म यहाँ नहीं है। देखिए H होता है XY वाले टर्म, वो यहाँ पर नहीं दिया है, तो ये कंडीशन हमें पता चल गई। AHG BFC 6 मान होते हैं, 6 हमें पता चल गए। अब हम कह रहे हैं इनको ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे। कह रहा C के किसी भी मान के लिए वास्तविक सरल रेखा प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, C चाहे कुछ भी हो सरल रेखा कह रहे नहीं दे पाएगा, तो ये हम कैसे आश्वस्त होंगे, यानी डेल्टा 0 नहीं हो पा रहा होगा। तो चलिए हम डेल्टा भी इसका कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो डेल्टा होगा, देखिए ABC इसमें मान रखना है, ABC तीनों को गुणा करिए,
12 गुणा 43 ABC प्लस 2FGH, H 0 है तो 0 हो जाएगा पूरा, H ये है ना, H की वैल्यू कह रहे BG स्क्वायर, B 4 है, G स्क्वायर मतलब 81 गुणा 4 माइनस CH स्क्वायर, C है 43, H 0 है तो 0 हो जाएगा, AF स्क्वायर, A 3 है, F है 8, 64। तो फाइनली वैल्यू आई 12 गुणा 43 माइनस 81 गुणा 4 और 3, ये आपकी 0 तो नहीं आ रही है, आएगा होगी। तो आप देखिए जब ये 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि सरल रेखा की कंडीशन होती है कि डेल्टा 0 हो, और इन सब में डेल्टा 0 नहीं होता है, तो डेल्टा 0 तो नहीं आएगा क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। C चाहे कुछ भी हो, डेल्टा 0 नहीं होगा, C पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि सही तो लिखा है। देखिए कह रहा C के किसी भी मान के लिए ये रेखायुग नहीं देगा, दो रेखा नहीं देगा, तो सही लिखा, ठीक है, इसलिए सही हो गया। एक दीर्घवृत्त को देगा यदि C ग्रेटर देन 0, तो ये हम कैसे कर पाएंगे, ये हम कर पाएंगे H स्क्वायर माइनस ABC। तो देखिए H स्क्वायर माइनस AB अगर ऋणात्मक आ गया तो 0 बनेगा, तो H तो 0 है, A का मान 3, H स्क्वायर माइनस AB और AB B का मान 4, तो ये H स्क्वायर माइनस AB को आप आया -12। इसका क्या मतलब, -12 आने का मतलब एक दीर्घवृत्त देगा, यहाँ से खैर नहीं देगा, यहाँ से दीर्घवृत्त दिखा, लेकिन हमें C का चिन्ह बताना है। अरे ये मैंने C को ध्यान नहीं दिया, C की वैल्यू 43 माइनस C, ये C अलग है ना दिया, ये C की वैल्यू 43 माइनस C है, अब इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए दोबारा आपको देख लेगा, ठीक है, उस हिसाब से पहला वाला ठीक था, C जो है ये जो C यहाँ दिख रहा है, ये अच्छा पता नहीं है, 43 माइनस C है यहाँ पे, ये ठीक है, 43 माइनस C। अब इसका चेक कर लेंगे, दो सही आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, नहीं सभी आ रहे हैं, ठीक है, सभी आ रहे हैं, C अब रहेगा, तो चेक जरूर कर लेंगे इसी। ये थ्योरेटिकली है, चलिए इसको लिखें। कह रहा परवल है y स्क्वायर बराबर 4x और ब्रेथ है x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर 2bx, और यदि परवल है और ब्रेथ एक दूसरे को y स्पर्श करते हैं तो a और b में ये चिन्ह और ये चिन्ह कैसे आ रहे हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन, तो जरा देखिए, परवल है तो स्टैंडर्ड है 4x, a और b के चिन्ह नहीं तो पूछ रहा है, तो अभी मैं धन वाला केस लेके चल रहा हूँ, ये हो गया 4x y स्क्वायर, और केंद्र इसका क्या होगा, इसका केंद्र होगा -b, 0, और त्रिज्या क्या होगी, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, त्रिज्या होगी त्रिज्या b, तो वृत्त का केंद्र है -b0, और -b0 का क्या मतलब है कि अगर अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि -b0 नेगेटिव ही होगा, क्योंकि b नेगेटिव हुआ तो ये पूरा पॉजिटिव भी तो हो सकता है, तो मैं यहाँ भी -b0 मान सकता हूँ अभी, क्योंकि b का चिन्ह मुझे पता नहीं, वही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो हम दोनों केस की बात कर लेंगे, ये केंद्र त्रिज्या भी b है, तो वृत्त ऐसे होगा, देखिए वृत्त को ये स्पर्श करने की बात कर रहे हैं, एक केस ये होगा और एक केस ये हो सकता है, ये वाला, ये दो केस बनेंगे भाई। परवलय तो क्लियर है जो है, देखिए ये वाला परवलय है। अब वृत्त के दो प्रकार इसलिए हो सकते हैं कि अगर देखिए केंद्र के निर्देशांक धन में आए तो b, 0 वाला इधर बनेगा, और केंद्र अगर ऋण में आया तो b, -b0 वाला इधर बनेगा, और स्पर्श करने की बात हो रही है, तो ये कैसे स्पर्श करते हैं, यदि परवलय वृत्त एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श करते हैं, सॉरी भाई ये वाला चित्र नहीं, वाह्यता में ये अगर माइनस मानेंगे इसे, तो एक तो ये वाह्यता स्पर्श हो गया वृत्त के केस में, और दूसरा केस वाह्यता वाला यहीं से वैल्यू इसकी चेक हो जाएंगी, दूसरा केस वाह्यता में ये तो आपका अंतः कहलाएगा, ये वाला ये अंतः स्पर्श, लेकिन वृत्त के लिए तो वाह्यता ही है, ऐसे दोनों चल जाएंगे। चलिए दोनों भी लेके चलते हैं। तो इधर जब ये होगा तो एक्चुअल में तो इसकी कोटि निगेटिव होगी, वो पूछ रहा है ए बी के चिन्ह। तो देखिए अगर ए पॉजिटिव है तो का क्या मतलब है, ये जो ए दिख रहा है अगर ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब परवलय ऐसे खुलेगा ए पॉजिटिव में, और अगर ए नेगेटिव है तो परवलय ऐसे खुलेगा। तो अगर ए नेगेटिव है तो बी भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तभी तो ये यहाँ बन के वाह्यता स्पर्श करेगा। और अगर ये ए पॉजिटिव है
तो बी भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव, ताकि माइनस बी यहाँ बन जाए और ये वाई का स्पर्श कर जाए। ये कहानी है, इसलिए ऑप्शन में दिया है कि अगर ए जीरो बी जीरो है तो भी घटना हो जाएगी, और ए लेस देन जीरो बी लेस देन जीरो है तो भी घटना हो जाएगी। मैं उदाहरण लेके आपको इस तरह से दिखा सकता हूँ। जैसे मैं एक परवलय लूँ वाई स्क्वायर बराबर -4x, तो मैंने ए नेगेटिव लिया और इधर मैं बी की वैल्यू भी एक नेगेटिव लूँ, बी की वैल्यू में ले लेता हूँ -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x, तो इसका केंद्र होगा 1 0 त्रिज्या 1, तो 1 0 और 1 त्रिज्या का केंद्र बनाएंगे तो ये होगा 1 0 और त्रिज्या 1, मूल बिंदु से जाएगा, और वाई स्क्वायर बराबर -4x ये होगा ऐसे। तो ये देखिए वाई पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब ए जब नेगेटिव है तो बी भी क्या होना चाहिए नेगेटिव, तभी तो -b, 0 पॉजिटिव होगा तो वाई का स्पर्श कर पाएगा। तो ये चिन्हों पे था क्वेश्चन, ठीक है, आप रख के भी चेक कर सकते हैं और वैसे थ्योरेटिकली भी इसको आप चेक कर सकते थे। ओवेनिस स्पर्शी इस तरह का उस दिन बात की थी मैंने, वैसे इसको भी एक बार ओवेनिस वाले एक बाद में और बता दूँ। ये वाला ही देख लीजिए, परवलय वाई स्क्वायर 8x और वाई स्क्वायर बराबर 8x है, और ये अति परवलय की ओवेनिस स्पर्शी, तो ये 4a का मान 8, तो ये कितना 2, तो इसकी स्पर्शी हम जानते हैं mx प्लस ए वाई एम, ए का मान 2 है, तो ये इसकी हो गई, और इसकी में शर्त लगा देंगे। वैसे इसकी भी अगर आप कंडीशन जानते हैं तब तो और ही सुविधा है। इसकी कंडीशन वैसे मैं 3 से पहले भाग देके इसे स्टैंडर्ड में अगर बदलूँ तो ये तो अति परवलय की कोई रेखा mx प्लस सी स्पर्शी है, तो ये शर्त होती है, ये यहाँ से भी आप सी निकाल सकते हैं। मैंने ये स्पर्शी मानी, m भर अननोन है तो m के लिए इससे निकाल लीजिए आप, या यहाँ से y की वैल्यू यहाँ रख के हम d जीरो करती तो m आ जाता, तो मैं इससे निकाल लेता हूँ c स्क्वायर बराबर c की वैल्यू कितनी है सरल रेखा में देखिए 2/m, ये mx प्लस c का है, तो 4/m स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना 1, m स्क्वायर निकालना है, b स्क्वायर कितना 3, अब यहाँ से m चाहिए मुझे, तो मैं m स्क्वायर से पहले गुणा करूँगा तो m की पावर 4 -3m स्क्वायर, तो m की पावर 4 -3m स्क्वायर -4 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करिए 4 और 1, तो देखिए कितने मान आएंगे। m की पावर 4, m स्क्वायर कॉमन लीजिए तो m स्क्वायर -4, 1 कॉमन लीजिए तो m स्क्वायर -4, 2 मान मिलेंगे रियल, तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 से तो कुछ नहीं मिलेगा, m स्क्वायर बराबर 4 से m मिला प्लस -2, तो m की 2 मान आई, तो स्पर्शी भी 2 आएंगी, तो देखते हैं कौन कौन आ रही हैं। तो m का एक मान आया 2, एक आया, तो इसमें रख के चेक कर सकते हैं, mx प्लस 2/m, तो m बराबर प्लस 2 रखिए तो ये होगा 2x प्लस 2/2, यानी y बराबर 2x प्लस 1, तो y बराबर 2x प्लस 1, यहाँ प्लस माइनस लगा है मिट गया लगता है, y बराबर 2x प्लस 1 माइनस होगा इधर, तो यानी फाइनल आंसर इकट्ठा लिख दिया इन्होंने, 2x प्लस माइनस y प्लस 1 बराबर 0। जब y प्लस होगा तो y बराबर -2x -1, जब y नेगेटिव है तो 2x प्लस 1 ये वाली आएगी, और एक बार -2 रखोगे तब ये आएगी -2x -1, तो ये दोनों दे रहा है, यानी फाइनल आंसर ये लिखा है इसमें, आपको दिख नहीं रहा, अब दिख जाएगा, देखिए ये दिख जाएगा। अच्छा ये उसका ये नहीं मिटेगा उससे, चलिए आगे बढ़ें। इसी तरह ये वाला भी, ये शायद पिछले टाइम को मैंने देखा था, ये भी लैम्डा हो गया था, सीधे कंडीशन में रखना था इसमें। जरा और लास्ट के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन पिछले साल के भी देखते हैं, तो मैं वहीं पहुंचता हूँ। पिछले साल के 1-2 क्वेश्चन जरा देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। देखते हैं कितने मिलते हैं इसमें।
क्वेश्चन में इसके पहले आपको लगवाया था। तो ये वाला तो एकदम देखिए, इसको भी मैं बता देता हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये आपकी किताब सही था, बस इन्होंने दूरियों को थोड़ा सा चेंज किया था कि आप पहचान ना पाओ, बाकी उसमें कुछ भी नहीं था। देखिए, एक परवलय है जिसके शीर्ष और नाभि एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से आर व एस दूरी पर है, जहां आर ग्रेटर देन एस है। तो कह रहे हैं ना अभिलंब की लंबाई क्या होगी एस और आर के टर्म्स में। तो यहाँ ये लगा भी है, देखिए ये बना है। तो ये एस और आर दूरी पर है, तो एक दूरी एस थी और एक दूरी आर थी। ये दूरी इतनी ए निकालनी थी हमें, ए का मान एस माइनस आर आ रहा था, तो 4 इंटू एस माइनस आर ऐसे हुआ था। देखिए इधर मैंने किया है इसको पहले। तो कोऑर्डिनेट के जो हमें मिलते चलेंगे उनको हम फिलहाल देखते चलेंगे, ठीक है। ये तो आपको मैं करा चुका हूँ, सरल रेखा का है ये लंबों का गुणनफल वाला, ये आपने कर लिया है एक बार। ये एरिया पे है और तो इसमें फिगर बनाना है। देखिए इस पर समीकरण ये भी वैसे करा दिया हूँ, नए वाले लेता हूँ, लास्ट के रह गए थे क्वेश्चन कुछ, तो उन्हीं में से देख लेता हूँ। चलिए ये वाले देख लीजिए, ये तो आपका उस पर है डिटर्मिनेंट पे। ये एक बिंदु A0 B2B + 1 C0 B से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एक वर्ग इकाई है। तो कह रहे हैं मानव बिंदु A से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्ग इकाई है, तो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, ए का मान, ए की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पूरा कट गया है, पूरा ने लिखा है, ए की वैल्यू निकालनी है हमें ये, ठीक है। तो ये फिगर से भी आप इसे कर सकते हैं, फिगर से एरिया आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए जो 3 बिंदु दिए हैं उसमें एक बिंदु है A0, यहाँ होगा, 0B यहाँ होगा और B2B जहाँ भी होगा, ठीक है। तो A B तो ये हैं और मान लीजिए तीसरा C यहाँ, ये जो तीसरा बिंदु है B वाला वो यहाँ होगा, ये C है और ये A है। त्रिभुज ऐसे बन जाएगा आपका, ये हो गया मान लीजिए ये। अब कह रहे हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्ग इकाई है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल के मुझे एक वर्ग के इकाई के बराबर करा के हल करना है सीधा। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, निर्देशांक दिए हैं तो आप क्षेत्रफल से सीधे कर लीजिए, ठीक। ये भी लगा दें, ट्रिग्नोमेट्री पे है, इंटीग्रेशन है, ये इमेज है, ये मैक्सिमम मिनिमम, अब लंबों का पीछे बिंदु। चलिए ये अभी ये वाला भी नहीं, अब लंबा ये देख लीजिए, 5 इकाई त्रिज्या के 2 वृत्त एक दूसरे को 1,2 पर स्पर्श करते हैं। 5 इकाई त्रिज्या के 2 वृत्त हैं, 1,2 पर टच कर रहे हैं। यह यदि उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण इतना हो, उनके केंद्र C1 C2 हों, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलिए रफ स्केच यहाँ पर बनाते हैं और उभयनिष्ठ स्पर्शी भी दी है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक वृत्त हुआ, दोनों की साइज तो बराबर है क्योंकि त्रिज्या दोनों की 5 इकाई है और इस बिंदु पे टच कर रहे हैं 1,2 पे ये, और केंद्र आपके हैं अल्फा, बीटा और गामा, डेल्टा, ये केंद्र है और 5 इकाई त्रिज्या, ये 5, ठीक है। और उभयनिष्ठ स्पर्शी की समीकरण दी है, तो यह यदि उनकी उभयनिष्ठ स्पर्शी ये 4x प्लस, तो उभयनिष्ठ जो स्पर्शी होगी वो यहाँ पे होंगी 3, देखिए एक होगी ये ऐसे और एक उभयनिष्ठ स्पर्शी ये भी होगी। तो देख लेते हैं, ये वाली तो नहीं है, अगर 1,2 इसमें लाई कर रहा होगा तो ये वाली होगी क्योंकि 1,2 पे स्पर्श कर रहे हैं। तो 1,2 इसमें ज़रा रखिए, यहाँ पे 1,2 रखूँगा इसमें तो 4 बिल्कुल लाई कर रहा है, 2 रखेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब उभयनिष्ठ स्पर्शी आपकी ये वाली है क्योंकि इससे 1,2 से होके जा रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल कन्फर्म है आपका। तो हमें उभयनिष्ठ स्पर्शी भी यहाँ दे दी गई है। अब हमें कह रहा है कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इनका ये गुणा ये इसका मान पूछा। तो देखिए सिंपली ये दूरी 5, ये 5, तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मैं मध्य बिंदु के सूत्र से अल्फा प्लस ये क्या है आपका डेल्टा, गामा और ये डेल्टा, तो मध्य बिंदु से मैं 1,2 मध्य बिंदु होगा इसका,
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस गामा बटे 2 बराबर 1 और बीटा प्लस डेल्टा बटे 2 बराबर 2। ये और 1,2 इस पे लाई कर रहा है, ये तो कन्फर्म। एक चीज़ और होगी कि अगर ये विनिस स्पर्शी है तो इस रेखा की प्रवणता और दी गई रेखा की प्रवणता का गुणनफल -1 होगा, क्योंकि ये लंबवत होगी हमेशा। तो प्रवणता से एक मान और हमें मिलेगा। यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा ये चाहिए। अगर मैंने चारों को जोड़ दूँ थोड़ी देर के लिए तो देखिए क्या आएगा, अल्फा चारों को जोड़ दूंगा तो LCM 2 आएगा और इधर 3 ये 6 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर 6 हमें पता चल जाएगा। अब प्रवणता से 2 समीकरण और मिलेंगे, फिर उनसे मान यहाँ है आपको एडजस्ट करना है। आपको इसका मान पूछा अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा, इनका मान पूछा। अगर गुणा करके अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो कैलकुलेशन बची है 40 आ रहा है, ठीक है। बने तो ठीक है, नहीं बता देंगे मुझे। ये डिफरेंशियल है, एरिया है, अब कल से 23 से आपका एडवांस मेंस वाले कुछ पेपर शुरू हो रहे हैं 23 जून से। तो इसके पेपर अब क्वेश्चंस आएंगे तो हम उनको क्रम से रोज कराते चलेंगे। कल शाम को ही हमें 2 पेपर मिल जाएंगे। कल जब हम शाम को 2 पेपर, फिर कल ही जितने भी क्वेश्चन मेमोरी में जो भी हम प्राप्त होंगे कल मेंस वाले क्वेश्चन हम कराएंगे, क्योंकि कल से शुरू है तो 23 से लेकर 29 तक एग्जाम है। डेली है तो डेली 2 पेपर होती हैं, तो 1 या 2 पेपर जो भी होंगे तो करीब 30-60 क्वेश्चन मैथ के और फिजिक्स के रहते हैं। तो आपको कल से हम वही एक आध हफ्ते उसी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, जितने भी उस समय तक अवेलेबल हो जाए करेंगे। तो बस अब इतना ही रहने देते हैं।